देखिए बेटा, नेक्स्ट आज पॉइंट है बेटा फिनॉल। लगी लगी ये यार की नंबर की गौरव कल तो आया नहीं। चला चला नहीं देखिए पॉइंट देखा था। तो आपका फिनॉल है बेटा। फिनॉल में आपको पता है फीन माइनस ई प्लस ऑल फिन बेंजीन को कहते हैं बेटा। आपका बना फिनॉल। सीधी सी बात है कि बेंजीन बेंजीन से आपने एच एटम को हटाना है, माइनस एच करना प्लस ओ एच करना है, तो आपका बन जाएगा फिनॉल। फीन बेंजीन को कहते हैं बेटा। फीन फीन का एच हटाने का मतलब है माइनस ई करना, और ऑल का मतलब ये आपका ऑल ग्रुप है, माइनस माइनस ई करना और प्लस ऑल करना, आपका फिनॉल। तो सिंपल सी बात है, तो आपको क्या है वैसे ही याद रखना कि आप फिनॉल विनॉल कुछ नहीं है तो क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस की बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसे क्या कहते हैं भाई गौरव, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम मोनोहाइड्रिक ही है आपका ये फिनॉल। इसे क्या कहते हैं आप? अगर आपके पास OH CH3 आपका यहाँ है तो इसे क्या कहेंगे नव्या? अगर आपका OH और पैरा पोजिशन पर आपका लगा हुआ है क्या, CH3, तो इसको ऑर्थोफिनोल कहते हो। 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा किसी नेम। 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ऑर्थोक्रिशॉल भी कहते हैं। ऑर्थोक्रिशॉल, ये आपका मेटाक्रिसोल, और ये आपका पैराक्रिसोल। ये पैराक्रिसोल हो गया। हाँ, अगर आपके पास ये आपका है दो OH एक दूसरे से ऑर्थो पोजिशंस पर हैं, इसका नाम, अगर दो OH एक दूसरे से मेटा पोजिशन पर हैं तो इसका नाम, अगर दो OH एक दूसरे से पैरा पोजिशंस पर हैं तो इसका नाम, ये पहले वाला आपका कैटिकॉल होता है। कैटिकॉल, ये आपका रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, और ये आपका क्यूनॉल। ये आपको पता है, यानी टू हाइड्रोक्सी फिनॉल हुआ तो वैसे लिख सकते। तो ये नाम आपको याद रख लिया करते हैं, कैटिकॉल। ये और पोजिशन पर है, रिसोर्सिनॉल मेटा पर है, पैरा आपका क्यूनॉल है। तो ये फिनॉल का थोड़ा सा ऐसे ऑर्डर है, ये क्लासिफिकेशन करने का। मोनो हाइड्रिक फिनॉल है, ये डाई हाइड्रिक फिनॉल है, ऐसे ट्राई हाइड्रिक वगैरह आपको कोई पूछता तो आपसे। देखो ये भी फिनॉल है बेटा। अगर आपके पास बेंजीन रिंग के साथ जोड़ देता हूं मैं CH2OH, तो आप क्या कहोगे सर ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं हुआ है। अगर OH ग्रुप बेंजीन से अटैच होगा तभी तभी फिनॉल होगा। अगर OH ग्रुप बेंजीन से नहीं जुड़ा तो फिनॉल नहीं होगा। तो ये आपका फिनॉल नहीं है। उसके बाद ये तो जनरल सी बात है, फिर आपको प्रिपरेशन की बात करनी है। प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं बेटा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, अगर आप क्लोरोबेंजीन को ट्रीट कर रहे हो बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया है, और ट्रीट करने के बाद आपका यहाँ 623 केल्विन आपका टेम्परेचर है, 300 आपका प्रेशर है। तो फिर आपका बनेगा क्या क्या, यहाँ बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, HCl के साथ, ही HCl निकला उसी के साथ ही H+ लिखा, तो फिर आपका बना है फिनॉल।
तो ये आपका सिंपल सा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन हुई। तो यानी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन पहला प्रिपरेशन आपने किया किससे, क्लोरोबेंजीन से किया। दूसरा प्रिपरेशन आपका देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको किससे मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा बेंजीन से। अगर बेंजीन का सल्फोनेशन करोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा आपको। और फिर इसकी रिएक्शंस आप NaOH के साथ करते हो। NaOH के साथ रिएक्शंस करने पर फिर आपको याद रखना है, यहाँ पर फिर आपका ONA बनता है। सेम जैसे ऊपर है रिएक्शंस वैसे याद रखना। प्लस H2SO4, H2SO3 निकल जाता है। और इसके बाद फिर आप H प्लस आयन के साथ ट्रीट करते हो। H प्लस आयन के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर आपका यहाँ फिनॉल बन जाता है। ये वाला दूसरे वाले में, यस, ये, हाँ इसीलिए, ठीक है, इसी पर ले जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको देखना है पहले इसका सोडियम सॉल्ट, क्योंकि इसकी रिएक्शन अगर आप OH के साथ कर भी देते हैं, अगर एक बार को OHCl के साथ रिप्लेस करते हैं तो NaOH को बना तो NaOH रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ। तो फिनॉल के साथ एक करेगा तो इंटरमीडिएट तो कहीं होगा ONA होगा। तो ONA को फिर एसिडिफिकेशन उसका करेंगे, एसिड से ट्रीट करेंगे तो आपका फिर वहाँ मीडियम आपका एसिडिक होगा। जैसा आप सोच रहे बिल्कुल वही बात है, एकदम से डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है ऐसे इसमें। नहीं तो पहले क्या करोगे आप, SO3Na करोगे, SO3Na करके फिर उसे दोबारा NaOH के साथ ट्रीट करोगे। यानी पहले आपका बनेगा क्या, ठीक है सर, पहले आप लेकिन इतना सब कुछ सोचते नहीं। SO3Na बना, फिर आप NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिर आपका ONA बना, फिर इसका एसिडिफिकेशन कर रहे हो, H प्लस आयंस के साथ ट्रीट कर रहे हो, तब जाकर आपका फिल्म। लेकिन आपको तो सीधा सीधा सा याद रखते हैं इसको। ठीक है सर, अगर आप SO3H की बात करते हैं या Cl की बात करते हैं और तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपका फिनॉल मिलता है आपको। तो ये प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। फिर एक प्रिपरेशन है नव्या आपके पास, आप तीसरा जो प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। तो आप बताओ बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट करें। तीसरा जो प्रिपरेशन है वो फ्रॉम बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड है आपका N2 प्लस तो Cl माइनस। इसको किसके साथ ट्रीट करो कि फिनॉल बने, याद है ना या नहीं। अगर इसे आप H2O के साथ वार्म करेंगे, H2O के साथ वार्म अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका फिनॉल बनता है। और प्लस N2 प्लस आपका HCl निकल जाता, प्लस N2 प्लस HCl। अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी वाटर के साथ उसे हीट करते हैं, वार्म करके हीट कर, तो आपका फिनॉल ही बनता है। फिर एक प्रिपरेशन आपका है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन। क्यूमीन पढ़ा होगा, क्यूमीन को कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ ट्रीट करें अगर, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, सी के साथ H हुआ, एक CH3 ये, तो एक CH3 आपका ये। उसके बाद इसने आपने O2 एयर के साथ ट्रीट किया तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूमीन पेरोक्साइड। ये आपका क्यूमीन पेरोक्साइड हुआ। और क्यूमीन पेरोक्साइड को आप H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हो, H2SO4 के साथ ट्रीट करने पर ये पूरा आपका एक तरफ निकल जाएगा इतना। तो यहाँ पर आपका बाई प्रोडक्ट जो इसकी होगी ये आपका फिनॉल बना। और बाई प्रोडक्ट आपकी होती है एसीटोन, कौन बनता है, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट आपकी एसीटोन होगी। तो याद रखना है, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन कहते हैं।
क्यूमीन को आप एयर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है, क्यूमीन पेरोक्साइड आपका बनता है। और क्यूमीन पेरोक्साइड को फिर H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका फिनॉल प्लस एसीटोन आपका बनता है। ये आपका फिनॉल होगा और प्लस आपका एसीटोन, ये बाई प्रोडक्ट जो इसकी एसीटोन है। तो पहला प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, चौथा प्रिपरेशन फ्रॉम आपका क्यूमीन। एक साथ ही लिख लिया करते हैं, अलग अलग से नहीं लिखते बेटा, देखो एक साथ लिखा करते हैं। ध्यान ऐसे करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ एक साथ आप लोगों को कि ठीक है सर आप प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने लिखा क्लोरोबेंजीन लिखा, फिर आपने लिखा है सेकंड आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। फिर आपने लिखा यहाँ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2+ तो Cl-। फिर लिखा आपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन CH3 होल ट्वाइस, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन हुआ। तो चार आपके प्रिपरेशन जो फिनॉल के हैं चार हैं, आपका क्लोरोबेंजीन से हुआ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हुआ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हुआ, फिर आपका क्यूमीन हुआ। तो सीधा सा याद रखना है NaOH रहेगा। याद नहीं होता तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऐसे याद रखा करते हैं। और एसिडिफिकेशन, यहाँ NaOH पहले NaOH के साथ ट्रीट किया, फिर आपने एसिडिफिकेशन H+ के साथ ट्रीट किया, यहाँ H2O अपॉन आपने वार्म किया है, और यहाँ आपका O2 नंबर 1 O2 और नंबर 2 आपका H2SO4 आपने ऐसे ट्रीट किया। तो सीधा सा याद रखना कि हर केस में आपका क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा इस। तो आपको तो अलग अलग ना याद रख के सीधा ठीक है सर यहाँ भी OH फिनॉल ही हुआ, यहाँ भी आपका फिनॉल ही बनता है ये भी, और ये आपका फिनॉल प्लस एसीटोन। इसकी बाई प्रोडक्ट जरूर याद रखेंगे कि इसकी बाई प्रोडक्ट जो है वो एसीटोन है। तो आपने चार प्रिपरेशन फिनॉल के ऐसे एक ही पेज पे पेज पर आ जाते हैं और ठीक फिनॉल को कैसे कैसे कि चार तरीके से बनाया जा सकता है। एनसीईआरटी में चार तरीके गिवन है, वैसे तो बहुत सारे प्रिपरेशन के बट जो एनसीईआरटी में उनके बाद आपने प्रिपरेशन करनी है तो ये चार तरीके हैं फिनॉल के बनाने के। पहला फ्लोरोबेंजीन से, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तीसरा आपका बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड से, और चौथा आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ये जो ग्रुप है बेटा इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये आपका जो ग्रुप है इसको याद रखेंगे, अगर CH के साथ एक CH3 ऐसे लगा हुआ, एक CH3 ऐसे लगा हुआ, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। अगर गौरव मैं इसको कहता हूं तो इसे क्या कहोगे आप, इसका नाम क्या होगा नव्या? ऊपर वाला तो आइसोप्रोपाइल हो गया, तो नीचे वाला क्या होगा ये आपका आइसो, टोटल सारे कार्बन काउंट करते हैं, आइसो ब्यूटाइल 1 2 3 4 कार्बन है, और आइसो ये वाला पोर्शन होता है, आइसो इतना पोर्शन आइसो होता है, फिर टोटल आपके 4 कार्बन है तो ये क्या बना आपका आइसो ब्यूटाइन है। ऊपर वाला क्या बना आइसो प्रोपाइल। ऐसे ही आपको देखना होता है। इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहते हैं, सेकेंडरी नहीं कहेंगे इसको। हाँ, तो वो तो देखते हैं कि हाँ ये तो यानी कौन सा कार्बन से निकला हुआ है आपका, ये प्राइमरी कार्बन से निकला, प्राइमरी वैसे ही आपको ये छोटी छोटी बातें सारी याद रखा करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि आपके पास CH3C के साथ एक आपका CH3C के साथ CH3, यहाँ CH2 यहाँ CH2 ऐसे CH2 चलता चला गया, तो इसका नाम क्या होगा? तो देखो कितना होगा टोटल कार्बन, देखो कितने भी 6 कार्बन हो गए, टोटल कार्बन कितने 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को क्या कहते हो आप, हेक्साइल, हेक्सेन कहते हैं, तो नियो हेक्साइल, हेक्सेन का ई हटाया है
आई लगाया है, तो ये जो मैंने सर्कल में बंद किया है इतना, ये इसको आप नियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नियो। तो ये आपका प्रीफिक्स नियो है। तो आइसो, नियो और नॉर्मल तीन होते हैं कॉमन नेमिंग में यूज होने वाले। एक आपका नॉर्मल एन होता है, एक आपका आइसो होता है, एक आपका नियो होता है। तो तीनों वर्ड आपको याद रखना है, कहाँ आइसो यूज करते हैं, कब नियो यूज करते हैं, कब नॉर्मल यूज करते हैं। जैसे इसमें ये आइसो है तो आइसो प्रोफाइल बेंजीन, ठीक है। प्रिपरेशंस आपके चार हैं, चारों शॉर्ट में समराइज करके ऐसे याद रख लिया करते हैं। आगे चलते हैं बेटा। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में आपको याद रखना है बेटा, नंबर फर्स्ट आपका, नंबर एक, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। याद रखना कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है तो कैसे है आपका, आपने यहां लिखा है फिनॉल, फिनॉल के एक्वस सॉल्यूशंस का आयनाइजेशन कर रहे हो, आयनाइजेशन पर ये H प्लस आयन देता है, तो किसी भी कंपाउंड के H प्लस आयन देने से वो एसिड नहीं हो जाता। H प्लस आयन देने के बाद जो एनायन बनता है उसको चेक करना होता है। फिनॉक्साइड आयन बना ये आपका, ये बना आपका फिनॉक्साइड आयन। तो जो आपका ये फिनॉक्साइड आयन बना है इसको चेक करना है क्या ये स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस है। अगर ये स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस हुआ, अगर ये स्टेबलाइज्ड, गौरव याद रख लिए अच्छे से भाई, सभी आप समझा। अगर ये स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस है, अगर ये स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस है एनायन, यानी H प्लस आयन रिलीज करने के बाद जो स्पीसीज बना है, जो एनायन बना है, अगर वो एनायन स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस है तो कंपाउंड आपका एसिड होगा। तो सीधी सी बात है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशंस ने H प्लस आयन रिलीज करना चाहिए, H प्लस आयन देना चाहिए, एक कंडीशन। H प्लस आयन देने के बाद जो एनायन बना उस एनायंस ने रेजोनेंस शो करना चाहिए। अगर वो रेजोनेंस शो करता है, अगर स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस है, तभी कंपाउंड आपका एसिड होगा। जैसे कल मैंने कहा था, मैंने कल ये बात आपको समझाई थी, ये कल क्वेश्चन आया था कि आपके पास एक फॉस्फोरिक एसिड है, आपका फॉस्फोरस का आपके पास एसिड था ये, और इसके पास तीन एच आपके जुड़े, एक एच ये, एक एच ये और एक एच ये। मैंने कहा था कि जब इस एच को निकालता हूं एज एच प्लस आयन, तो जो एनायन बनेगा वो स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस होगा। जब इसको निकालता हूं तो भी वो रेजोनेंस शो करेगा जो एनायन बनेगा। लेकिन जब इस एच को निकालता हूं, इस वाले को, इस वाले एच को निकालने पर जो आपका एनायन बना है वो एनायन आपका रेजोनेंस शो नहीं कर रहा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसी एटम पर पाई बॉन्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उससे अगले एटम पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन से जस्ट अगला जो एटम है आपका कार्बन है, तो जस्ट अगले एटम के पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें है, यहाँ नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस के पास आया, फॉस्फोरस से अगर जस्ट अगले एटम पर कहीं किसी पर पाई बॉन्ड होता तो स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस होता, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस के पास है और पाई बॉन्ड भी फॉस्फोरस के पास ही है। नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है, और जब कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं शो करने का। तो यहाँ ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ये रेजोनेंस शो कर रहा है। अब रेजोनेंस शो कर रहा है तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर आपका ये फिनॉल का मैंने फिनॉक्साइड आयन लिया, नेगेटिव चार्ज दिया, और यहाँ आपका ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज में, दो इलेक्ट्रॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो। अब आप देखो डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज किस किस के बीच में हुआ बेटा, पहले नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। अब नेगेटिव चार्ज किसके पास आ गया, कार्बन के पास है। डी लोकलाइजेशन किस किस के बीच में हो रहा है,
यानी डिफरेंट एटम के बीच में हो रहा है, तो ये अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ बेटर डीलोकलाइजेशन। फिर मैं कह रहा हूँ दूसरा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का मैंने फॉर्मेट आयन दिया, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का यहाँ O के पास जो H था उसको मैंने एज H प्लस आयंस निकाल दिया। निकालने के बाद इसको यहाँ शिफ्ट किया तो इसको यहाँ शिफ्ट किया। डीलोकलाइजेशन किसके बीच में हुआ? डीलोकलाइजेशन हो रहा ओ ओ के बीच में, ओ ओ के बीच में, सेम एटम के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ डिफरेंट एटम के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो अब आपको क्या कहना है? आपको देखना है, ठीक है सर, एक सेम एटम के बीच में डीलोकलाइजेशन है, एक आपका सामने फिनॉल और फॉर्मिक एसिड, फिनॉल और फॉर्मिक एसिड लिखा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो मैंने कहा कि फिनॉल और फॉर्मिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? फॉर्मिक एसिड है। और वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये आपको खुद पता चला है क्या? कारण क्या है इसका? इतनी सिंपल सी बात है भाई, हम जाए इतना तो समझ सकता है ना कि यहाँ ठीक है सर, H प्लस आयंस निकालने के बाद ये नेगेटिव, यहाँ से H प्लस आयंस आपका निकाला तो ये आपका O नेगेटिव, फिलहाल नेगेटिव चार्ज O के पास है, डीनोर्मलाइजेशन के बाद नेगेटिव चार्ज इसके पास है, तो उनके पास ही आना। तो जो डीलोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है, नव्या शायद समझ गई होगी बात बेटा। तो ये ओ ओ के बीच में है। यहाँ डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज किस किस के बीच में है? अलग अलग एटम के बीच में है, डिफरेंट एनर्जी के एटम के बीच में है। तो इसका मतलब ये अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, अच्छा डीलोकलाइजेशन नहीं है, और ये आपका अच्छा डीलोकलाइजेशन है। अगर ये मोर स्टेबल है, ये क्या है? मोर स्टेबल, ये क्या आपका? लेस स्टेबल। तो सीधी सी बात है, एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी? याद रखना यार, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। ये बात आपको याद रखनी, यानी किसी सब्सटेंस के द्वारा H प्लस आयंस रिलीज करने के बाद, किसी सब्सटेंस के द्वारा H प्लस रिलीज करने के बाद एसिड एनायन, तो एसिड एनायन बना है, तो याद रखना एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। ठीक है, ये भी आपका एसिड एनायन है, फिनॉक्साइड आयन भी आपका एसिड एनायन है, और फॉर्मेट आयन भी आपका एसिडिक एनायन है। तो आपने देखा कि यहाँ किसकी एसिडिटी ज्यादा है? जो एनायन, जो एसिड एनायन ज्यादा स्टेबल है। शायद समझ गए होगे बात। अगर फिनॉल एसिडिक है तो उसकी वजह फिनॉल के एक्वस सॉल्यूशंस के द्वारा H प्लस आयन देना, और H प्लस आयन देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बना वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, ऐसे एनायन, हाँ, बस हाँ, हाँ, मैं शायद आई थी, मैंने जब मैंने एक बात कही थी, अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मान लीजिए आपका कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, देखो ध्यान से यहाँ, अगर मेरे पास OH नेगेटिव का मैं अटैक कर रहा हूं कार्बन पर, कार्बन पर अटैक कर रहा हूं, तो आपकी प्रोडक्ट बनी ये प्लस Cl माइनस। अब मैं देखिए ध्यान से यहाँ अटैक कर रहा हूं OH माइनस आयन का ही कर रहा हूं, OH माइनस आयंस का अटैक कर रहा हूं, लेकिन अब देख कहां पे कर रहा हूं, यहां से यहां शिफ्ट होगा तो यहां से यहां शिफ्ट होगा। ये आपका C डबल बॉन्ड C प्लस आपका H2O प्लस आपका Cl माइनस। तो ना, फिर मैंने एक दिन बताया था, अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कार्बन पर अटैक करता है
हाइड्रोजन को छोड़कर कहीं पे अटैक है तो वो आपका न्यूक्लियर फाइन है। अगर नेगेटिव चार्ज स्पेसिस हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है तो मतलब केस क्या है। हाँ, ये हमें पता चलेगा कि अगर एलिमिनेशन एक्सरसाइज जिसमें एक एटम को कंप्लीटली आप निकाल रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, उस रिएक्शन की टेंसेंस से पता चलेगा। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन से अल्कोहलिक केवल से रखना एक और तो यहाँ पर ये बेस होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज सब्स्टिट्यूट करता है दूसरी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को तो ये न्यूक्लियोफाइल है। सिंपल सी बात ये है कि नेगेटिव स्पीशीज अगर प्रोटॉन में हल्का और मिला तो ये सैंडविच है एक्वा सैंडविच है देखिए साथ ही चलिए एम पर एक केवच है आयनिक नेचर यूज कर तो फिर एलिमिनेशन वही कंडीशन है कंडीशन था सर क्लियर करिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक चार्ज स्पीशीज ऐड एज कंडीशन चलो खैर ये बात आपकी हुई तो ये तो पॉइंट आपको याद रखते हैं। अब मैं कह रहा हूं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल चल ही रहा है भाई एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ध्यान से देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में मैं क्या लिख रहा हूं सबसे पहले आपका फिनॉल उसके बाद फिर आपका ऑर्थोक्रिशॉल गौरव फटाफट बताना कि सबसे ज्यादा एसिड कौन है सबसे कम कौन है उसके बाद फिर आपका बेटा ऑर्थोक्रिशॉल के बाद मेटाक्रिशॉल मेटाक्रिशॉल के बाद आपका नंबर आता है बेटा पैराक्रिशॉल इन चारों को एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यानी एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात हो रही है एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल तो ये आपका फिनॉल है वो बाकी तीन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है तो सबसे सबसे कम एसिड आपका कौन होगा सबसे कम एसिड देखो मैं कह रहा हूं आपसे आंसर बता रहा हूं मैं लिख रहा हूं आप समझिए क्यों ऐसा हुआ ई सबसे कम उससे ज्यादा यानी बी सबसे कम उससे ज्यादा आपका सबसे कम आपका बी उसके बाद फिर आपका डी उसके बाद आपका सी और सबसे ज्यादा जो आपका है वो ए फिनॉल होगा ये बात समझिए क्योंकि ये एक आपसे लिखवाई हुई बात है आप याद रखना एसिडिटी में याद रखना ये फॉर्मूला आपको एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के केस में याद रखना है सबसे कम एसिड वो होगा जो प्लस एम यानी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा उससे ज्यादा वो होगा जो आपका प्लस आई शो करेगा उससे ज्यादा फाइव फाइव का मतलब है कि विदाउट सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल उससे ज्यादा होगा माइनस आई वाला और सबसे ज्यादा होगा माइनस एम वाला तो यानी आपको याद वो एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन देगा तो मैंने कहा बी सबसे कम एसिड है तो बी सबसे कम एसिड है तो इसका मैंने एसिड एनायन लिख रहा हूं यहां पर देखो ध्यान से ओ नेगेटिव है अब यहां पर मैंने CH3 लिखा CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे आना तो था बेंजीन पर। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? मिथाइल ग्रुप जो बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बेंजीन पे, किसके द्वारा? मिथाइल ग्रुप के द्वारा। तो अच्छा न्यूक्लियोलाइसिस नहीं होगा। यानी प्लस एम इफेक्ट जो ये शो कर रहा है, वैसे तो हाइपर कंजुगेशन शो करता है लेकिन उसमें जाता है प्लस एम इफेक्ट में जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी को ये कम कर देता है। सबसे कम स्टेबल अगर किसी एसिड एनायन की है तो इसकी है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसको सबसे कम। ये आपका प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और दोनों में प्लस एम इफेक्ट सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस एम इफेक्ट विल बी इक्वल, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से। ये नहीं कि यहाँ ये OH के पास बैठा है तो ज्यादा प्लस एम, यहाँ दूर बैठा है तो कम एम प्लस, नहीं। मीजोमेरिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद फिर देखते हैं आप इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो नव्या प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किस में हो रहा है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बी में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों में बराबर है। तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें? बी में। तो बी सबसे कम है सिर्फ, क्योंकि ये इसको सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात केवल इस बात से आपने करना। ठीक है सर, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले दो हैं बी एंड डी, और बी एंड डी में भी बी आपका कम होगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ज्यादा इफेक्टिव है प्लस आई इफेक्ट यहाँ। उसके बाद फिर आपका 5 आई का मतलब आपका, और उसके बाद आपका ये केवल प्लस आई, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल प्लस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस नहीं, क्योंकि मिथाइल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ केवल प्लस आई इफेक्ट लगा। तो बी एंड डी इसलिए कम है क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और इसमें ज्यादा इफेक्टिव है प्लस आई इफेक्ट, और इसमें आपका केवल प्लस आई इफेक्ट है, और ये आपका फाई है। क्लियर हुई बात? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कितना फॉलो करना मोर एसिडिटी नेचर क्वेश्चन आगे तो थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। तो ये तो हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फिनॉल, ये वाला। अब एक और लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल। सबसे पहले आपने केवल फिनॉल लिखा है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बाद फिर आपने लिखा है मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो इनको एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये ए है तो ये बी है, तो ये आपका सी है तो ये आपका डी है। तो भाई हमजा याद रखनी है, एक बात अपने दिमाग में सेट कर लें कि दो यानी टू टाइप्स के ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जिस बंदे को पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है एसिडिटी को इंक्रीज करना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम है एसिडिटी को डिक्रीज करना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करना, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम है एसिडिटी को इंक्रीज करना, यानी रिलीजिंग को घटाएगा और बढ़ाएगा। तो ये बात आपसे मैं बता चुका कि कौन सा ग्रुप आपका रिलीजिंग होगा, कौन सा आपका विड्रॉइंग होगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी माइनस, यानी सीधी सी बात है ये माइनस एम शो करेगा, ये केवल माइनस आई शो करेगा, ये आपका माइनस एम शो करेगा, और ये फाई यानी ये कोई सा भी इसका सब्स्टिट्यूएंट आपका नहीं लगा। फिर मैंने अभी अभी आप लोगों से कहा कि सबसे कम एसिड प्लस एम होगा, उससे ज्यादा एसिड प्लस आई होगा, उससे ज्यादा एसिड आपका फाई है, उससे ज्यादा माइनस आई है, उससे ज्यादा माइनस एम है।
ये ऑर्डर आपको याद रखना ही रखना है। इन चारों में कहीं आपको प्लस एन इफेक्ट नजर आ रहा क्या? नहीं। इन चारों में कहीं प्लस आई इफेक्ट नजर आ रहा क्या? नहीं। इन चारों में इफेक्ट नजर, ये ये फाइव आपका है, तो फाइव कहाँ है आपका? ए में है। तो जब आंसर आप लगाएंगे सबसे कम एसिड आपका ए होगा, उससे ज्यादा एसिड वो होगा जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। फिर उससे ज्यादा आपका होगा बी एंड डी। बी एंड डी। उसके बाद बी एंड डी में माइनस एम जितना यहाँ है, माइनस एम उतना ही यहाँ है गौरव। माइनस एम जितना यहाँ नंबर टू पोजिशन से लगा रहा है उतना ही माइनस एम वहां नंबर फोर से लगा रहा है। माइनस, अगर ये यहाँ दूसरे नंबर पे है डी में, और यहाँ डी में चौथे नंबर पर है, ये पड़ा यहाँ दूसरे नंबर पे और यहाँ चौथे नंबर पे हो, लेकिन दोनों में माइनस एम इफेक्ट उसका सेम होगा। फिर दूसरा आप देखते हैं कि बी और डी में से कौन ज्यादा हो, तो ये आपका माइनस आई भी शो करता है और ये भी माइनस आई शो करता है यहाँ। यानी इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा माइनस आई के आधार पर देखेंगे। तो माइनस आई नव्या इसमें ज्यादा है या उसमें ज्यादा डी में? ई बी में ज्यादा है तो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपका एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? डी और ये बी, ये होना चाहिए माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है? क्योंकि बी में माइनस आई ज्यादा है, बी में माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई की एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। बट ये होनी चाहिए थी, शुड बी का मतलब ये होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती। ये नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H प्लस आयन इजीली नहीं रिलीज होगा। तो सबसे कम ए, फिर सी, फिर आपका बी, सबसे ज्यादा आपका डी होगा। सबसे ज्यादा आपका डी होगा। अगर यहाँ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होता तो फिर आंसर आपका ये होता। लेकिन इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों में वेरिएशन हो गया, बी पहला आ गया, डी ज्यादा हो गया। नव्या क्लियर होगी बात? अगर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होता है इनको, तो फिर लेकिन बच क्या हो गया? और हम लड़के लोग बताएंगे कि हम पांचों मिनट तक पहुंचो कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। विच इज मोर एसिडिक इन नेचर? क्वेश्चन है हमारा, विच इज, विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर? कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? ऑप्शन देखें ध्यान से फटाफट यहां पर। एक आपके पास ये फिनॉल है, यहाँ NO2 लगाया तो यहाँ भी NO2 लगा दी, ए ऑप्शन। एक आपका ये है OH, NO2 और NO2, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में एक NO2 यहां हुआ, एक NO2 आपका यहां हो गया। बी ऑप्शन आपका, ये आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ऑर्डर वही याद रखना है भाई। नव्या ऑर्डर ये वाला याद रखना है बेटा, ब्रेन में ये सेट करना, सबसे कम वो जो प्लस एंड इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई, फिर आपका फाइव, माइनस आई और माइनस आर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। तो यहाँ ये गौरव, ये NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? यहाँ पर इस पोजीशन पर मलिका, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई, और यहाँ पर भी माइनस आया।
क्योंकि मेटा पोजीशन पर वैल्यू नहीं करेगा, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ माइनस आई, यहाँ पर ये माइनस एम शो करेगा, माइनस एम माइनस आर एक ही बात है। यहाँ पर ये माइनस आई करेगा, यहाँ पे ये माइनस एम शो कर रहा है, और ये माइनस आई, दोनों में बराबर हो गया। यहाँ पर ये आपका माइनस एम और माइनस आई, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब तो जो आपका ऑप्शन बी में माइनस एम माइनस आई, वही सेम उसी टाइप से हो रहा है ये भी, ठीक है। लेकिन यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ भी आप यहाँ इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं है, यानी तीनों एक जैसे हैं, ये वाली बात और ये तीनों एक ही बात है, क्योंकि तीनों में क्या लग रहा है, माइनस एम और माइनस आर। माइनस एम वाला सबसे ज्यादा होगा, तो माइनस एम किसमें नहीं है, ए में नहीं है, तो इसको बाहर किया। दो जगह इंट्रामोलिकुलर अनबॉन्डिंग हुई, इनको बाहर किया, तो ऑप्शन आपका क्या बचा, सी ऑप्शन आपका। तो ये बात याद रखनी कि बी और बी में आपका यही बात, एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा, ये बात याद रखना, निश्चित आना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जब फिनॉल आपका एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, तो फिनॉल की रिएक्शंस अगर मैं सोडियम मेटल से कराता हूं बेटा, हो जाएगी, सोडियम मेटल से कराऊंगा तो रिएक्शंस हो जाएगी, ओ एन ए प्लस H2 गैस रिलीज होगी। अगर मैं रिएक्शंस फिनॉल की करा रहा हूं NaOH के साथ, फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट कर रहा हूं बेटा, हो जाएगी क्या रिएक्शन, अगर फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट कर रहा हूं तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, ONA प्लस आपका H2O। अगर मैं यहाँ फिनॉल की रिएक्शंस NaHCO3 के साथ कर रहा हूं, NaHCO3, क्या रिएक्शंस हो जाएगी क्या, रिएक्शंस ये पॉसिबल है क्या, ये रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ONA प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शंस हो सकती है क्या। फिर मैं यहाँ रिएक्शंस लिख रहा हूं फिनॉल की Na2CO3 के साथ, Na2CO3, तो भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना, प्लस यहाँ 2 मोल लेंगे इसके, 2ONA हो गया, प्लस H2O प्लस आपका CO2। क्या ये रिएक्शंस पॉसिबल है क्या सारी, ये तो होगी, ये भी होगी, बट ये रिएक्शंस नहीं होगी और ये नहीं होगी। फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा, फिनॉल Na2CO3 के साथ नहीं करेगा, तो नव्या रिएक्शंस न करने की वजह क्या है, देखिए समझिए कैसे रिएक्शंस क्यों नहीं करेगा। ये आपको मिलेगा, मैंने फिनॉल लिखा बेटा यहाँ पर, और फिनॉल को ट्रीट कर रहा हूं HCO3 के साथ, फिनॉल को ट्रीट कर रहा हूं NaHCO3 के साथ ट्रीट कर रहा हूं, यहां पर आपका बना ONA प्लस आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वापस रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम फिनॉक्साइड के, तो रिएक्शन बन जाएगा क्या, वही बन जाएगा जो आपने शुरू में लिया। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड हिस्ट्रीन चल रहा है, और कार्बोनिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम फिनॉक्साइड के साथ वापस रिएक्शन करेगा,
रिएक्शंस करने के बाद फिनॉल प्लस NaCO3 बनेगा, तो ये रिएक्शंस वापस हो जाएगी। वैसे भी याद रखना है, NaHCO3 व Na2CO3 आपके वीक बेस हैं। क्या है ये? वीक बेस हैं दोनों। और वीक बेस हैं तो यानी फिनॉल इतना ज्यादा एसिड नहीं है, इतना भाई कोवलेंट एसिड है, कोवलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कोई ज्यादा एसिड है। तो वीक बेस हो गए तो वीक बेस भी रिएक्शंस नहीं करते आपके साथ। तो वीक बेस होने की वजह से भी ये दोनों फिनॉल के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। न तो ये रिएक्शंस करेगा, न रिएक्शंस ये करेगा। याद रखना, ये रिएक्शंस नहीं करेगा। फिनॉल का टेस्ट किया था आप लोगों ने न्यूट्रल FeCl3 के साथ 12th में। फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3 आपका वायलेट कलर बनता है, कोई कलर टाइप का बनता है आपका। तो वो टेस्ट भी आपको याद रखनी है। जैसे फिनॉल की रिएक्शंस में देखो ध्यान से, यहाँ ये मेरे पास फिनॉल है और फिनॉल को मैं ट्रीट कर रहा हूं, फिनॉल को ट्रीट कर रहा हूं RCOOH के साथ, एसिड की प्रेजेंस में ले रहा हूं। क्या बनेगा बेटा? एस्टर बनेगा आपका OCOR प्लस आपका H2O। अगर यहाँ आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कर रहे हो, होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करने पर भी आपका क्या बनता है? OCOCH3 प्लस आपका CH3COOH। उसके बाद अगर मैं इसका नाम बताएंगे, वही अभ्यास का नाम बता दे क्या होता है। मैंने कोई कंपाउंड लिखा, फिनॉल का एक कंपाउंड लिखा है और इसको मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहा हूं, CH3CO होल ट्वाइस इंटू O। प्रोडक्ट क्या बनेगी? और ये आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, एस्प्रीन भी इसे कहते हैं। तो आगे बनेगी, सॉरी, इसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे। यानी ये आपका है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है आपका। एस्प्रीन तो आगे बनेगी, ये नहीं, ये तो सैलिसिलिक एसिड है। और जब सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनाइड्राइड के साथ ट्रीट करता हूं तो ये आपका OH COOCH3 आपका प्लस आपका CH3COOH, ये आपका बनेगा एस्प्रीन। पॉइंट इसका याद रखना बेटा, अगर ऐसे CH3COCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो पाइरीडीन की प्रेजेंस में करते हैं। नव्या तीनों याद रहेगी बात है। तो ये, हाँ बोल। हाँ, यानी ये तीनों रिएक्शंस एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल है, एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल है। याद रखना है बेटा जी ध्यान से। तेरे पास फिनॉल का OH ग्रुप है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और जब इसकी यानी जब इसकी रिएक्शंस आप किसके साथ करेंगे? एसिड के साथ कर रही है, एसिड के साथ कर रही है, किसकी प्रेजेंस में कर रही है? H+ की प्रेजेंस में कर रही है। तो इस बॉन्ड की वजह से रिएक्शन हो रही है, तो ये बॉन्ड आपका निकल गया। तो यहाँ पर आपका OCOR प्लस आपका H2O। तो दिस इज द एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल, एस्टर बन रहा है। उसके बाद आपने फिनॉल का OH लिया, ये होता क्या था? ये फिनॉल का फिर आपने OH लिया और इसको ट्रीट करते कैसे, देखो ध्यान से, CH3CO तो यहाँ का H आपका और ये आपका है, समझे? तो बना क्या फिर आपका? ठीक है सर, ये तो पॉइंट ऊपर वाला ही आ गया आपका, वो CO CH3
प्लस साइड में क्या निकल गया, CH3COOH। ठीक है, यही बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन बाद में यहाँ पर जब सैलिसिलिक एसिड आपने लिखा है, तो सैलिसिलिक एसिड का ये आपका OH है, ये भी H की रिएक्शन होगी, CH3CO O CO CH3। तो याद रखना बेटा, नव्या जो आप पूछ रहे हो, H ही निकलना होगा। क्या निकलेगा, H निकलेगा। बनता क्या है फिर आपका, CO O CH3, CH3CO CH3 आपका। तो एसिड एसाइलेशन जब करता हूं तो यहां पर मैं अगर इसका CH3COCl भी करता हूं तो HCl निकाल दूंगा। ध्यान से देखो, दोबारा बताते हैं। अगर यहाँ पर मैं CH3Cl इसका Cl भी लगाता हूं यहाँ पर, तो Cl लगाने पर यानी H आपका पूरा ये तो OH निकल जाएगा, है बेटा। हाँ, HCl निकलेगा, उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा करके लिखूंगा COOH। इसको Cl उल्टा करके लिखा बेटा, इसको ऐसे करके लिखेंगे तो यहां से H आपका है ना, और ये आपका। लेकिन रिएक्शंस किसकी करनी है, रिएक्शंस करनी है मैं OH ग्रुप की, इसको नहीं रखना यहाँ, क्योंकि मैं सारी रिएक्शन किसकी बता रहा हूँ, OH ग्रुप और फिनॉल बता रहा हूँ। तो H से निकलेगा तो फिर बनेगा क्या आपका, तो ये बनना होगा फिर आपका, ये फिर आपका बनेगा OCO CH3। ध्यान से देखो यहाँ पे, उसको रिएक्शन को सही कर लें जो अभी अभी बताई, लास्ट है ये रिएक्शन शुरू कर चल रहे हैं। यहाँ पर COOH, सी ये रिएक्शन एसिटिक एनाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, एसिटिक एनाइड्राइड के साथ ट्रीट करने पर आपका ये इसकी रिएक्शंस इसके साथ होगी। जो एस्प्रीन का फॉर्मूला अभी अभी बताया वो गलत हो गया था, OCOCH3 और यहाँ पर आपका COOH, ये आपका एस्प्रीन होगा। एस्प्रीन आपकी डिस्प्रीन जो टेबलेट है वो ये होगी, सही करेगा उसे, COH के साथ नहीं, OH के साथ करें। ठीक है, COH के साथ नहीं, OH के साथ करना होगा। और OH के साथ करते हैं तो याद रखना, क्योंकि मैं तो फिनॉल के OH की रिएक्शंस करा रहा हूँ, तो यहाँ से नहीं रिएक्शंस करनी है। एसिटिक एनाइड्राइड का एसाइलेशन करना तो फिनॉल का करना है, तो इसकी रिएक्शंस इसके साथ करनी, करनी कैसे है, करनी ऐसे है, यानी ये रिएक्शंस ऐसे हो रही है जैसे यहाँ करी है। OH का H और ये निकलेगा आपका CH3COH निकलेगा OCOCH3। तो ये आपका OCOCH3 ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, अगर आप देख रहे हो तो, मतलब क्लियर है। तो यानी जो आपका सैलिसिलिक एसिड है, तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन से आपका सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शंस आपको देखनी है ध्यान से किसके साथ होगी, सैलिसिलिक एसिड की। ठीक है, वो मैंने मैं एक मिनट पढ़ा क्या, OCOR के साथ सोडियम, ये H+ है, आपका H तो ये निकलेगा, H ये निकलेगा। मलिका देख रहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो OCOR आपका बना है, देखिए उसके बाद आपका CH3COOH, वो एसिटिक एनाहाइड्राइड है, तो भी आपकी प्रोडक्ट यही बननी है, OCOCH3 और प्लस आपका CH3COOH। अगर यहाँ पर CH3COCl ग्रीन की परचेंस है, तो भी आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी ना, OCOCH3 प्लस आपका HCl। तो यानी OH बॉन्ड की रिएक्शन से फिनॉल के OH बॉन्ड को बड़े बड़े यहाँ पर मैंने मलिका एक बार सिस्टम देखो राइट सिंपली ऑफ फिनॉल का राइट।
उसके बाद रिएक्शन आपको याद रखने दूसरी इसकी एनसीईआरटी बीच में दी हुई है जो आपको बता रहा था मैं, जो अभी रिएक्शन बता रहा था आपसे। नहीं नहीं बेटा, वो न्यूक्लियर का एल्काइल को हमेशा इलेक्ट्रॉन चार्जिंग से लेकर होती है। ये कहाँ बेंजीन से वही रिएक्शन, ये तो अलग रिएक्शन है OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड फिनॉल। जो रिएक्शन यहाँ बेंजीन रिंग पर होती है फिल्टर ऑफ रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, तो ये नहीं आपको ये तो यानी रिएक्शंस ड्यू टू द OH बॉन्ड ऑफ फिनॉल, रिलीज ऑफ OH बॉन्ड ऑफ फिनॉल, फिनॉल के OH बॉन्ड की रिएक्शन है। उसके बाद फिर मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा था कि दोनों बात याद रखनी, आपको याद रखनी है आपके पास, ये आपके पास OH इस बॉन्ड की वजह से रिएक्शंस करूंगा COOH, आपका ये गैस सैलिसिलिक एसिड हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड है। एक बार तो रिएक्शन कर रहा हूँ इस वजह से, इस बॉन्ड की नंबर वन तो कर रहा हूँ इस बॉन्ड की रिएक्शंस एक बार, दूसरी बार कर रहा हूँ इस दूसरे बॉन्ड की रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब आप दूसरी बार इसकी रिएक्शंस करता हूँ, दूसरी बार इसकी रिएक्शंस करता हूँ, तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शंस हो रही है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और ये आपका COH। जो अभी कह रहे थे मैंने इस यानी COH ग्रुप के साथ इसके साथ में हुई जो पहले मैंने करी रिएक्शन OH OH बॉन्ड की, ये बना आपका H3 और खुद रिएक्शन करा हुआ इस बॉन्ड की वजह, यहाँ पर आपका CH3CO होल ट्वाइस O आपका, तो प्लस एसिटिक एसिड आपका निकलता है CH3COH, उसके बाद रिएक्शन आपकी यहाँ पर और एक स्टोरी का आपको क्या बना याद रखने OH COOCH3 COOCH3 आपका, तो अब इसकी रिएक्शन हो रही है बेटा, इसकी इस बॉन्ड की रिएक्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो यानी एक बार रिएक्शन की है, दूसरी बार रिएक्शन आपकी इस बॉन्ड की है। ये भी आपका H एटम के साथ एल्काइल ग्रुप लगाया, यहाँ भी H एटम के साथ एल्काइल ग्रुप लगाया, ये भी आपका उधर इसे कहते हैं बेटा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और मिथाइल सैलिसिलेट, वो जो मैंने रिएक्शन कराई थी वो मिथाइल सैलिसिलेट करने के इसके साथ में दोनों अलग अलग रिएक्शन याद रखेंगे। अगर रिएक्शन आप इसकी कर रहे हो नंबर वन नंबर टू आप यहाँ कर रहे हो बने ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एंड मिथाइल सैलिसिलेट, और वहां आपको बनेगा एस्प्रीन आपके एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड, टू एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड, मलिका दोनों का लेकर ध्यान रखना है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन रिएक्शंस ऑफ COH ग्रुप की होंगी, और अगर एस्प्रीन होगी तो इसकी होगी, लगे क्लियर है? तो इसलिए दोनों लिखवाई साथ के साथ कि आपको याद है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। नंबर फर्स्ट स्टडी डाल दीजिए नाइट्रेशन, नंबर 1 नाइट्रेशन,
नंबर एक आपका नाइट्रेशन। अगर फिनॉल को आप ट्रीट करते हैं डायनो HNO3 के साथ, तो बताओ क्या होगी। पहले बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा पॉइंट, अगर आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 प्रोडक्ट आपकी 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल बनेगा आपका। इसे क्या कहते हैं भाई, लिखा याद है क्या? पिक्रिक एसिड कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा था, नीट में क्वेश्चन आया था एक, पहले क्या आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का सल्फोनेशन करते हो, सल्फोनेशन, क्योंकि आजकल में पिक्रिक एसिड बनाया जा रहा, तो ऐसे बनाया जा रहा है, ये रिएक्शन है नाउअडेज। पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड है, सल्फोनेशन करते हैं, तो सल्फोनेशन पर फिनॉल 2,4, एक आपका SO3H2 पे, एक SO3H आपका 4 पे, फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। इसका फिर अगर आप नाइट्रेशन करें, बाद में फिर नाइट्रेशन करें, पहले सल्फोनेशन किया, तो फिर आपका बनेगा क्या, पिक्रिक एसिड। यहाँ आपका NO2, ये आपका NO2, ये आपका NO2, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से एक बार का। तो पिक्रिक एसिड आपका एसिड बनेगा नाइट्रेशन पे भी, पिक्रिक एसिड आपका एसिड बनेगा। पहले आपने फिनॉल का सल्फोनेशन किया, सल्फोनेशन पर आपको फिनॉल 4, यहाँ बना है फिनॉल 4 डाइसल्फोनिक एसिड, डाइसल्फोनिक एसिड आपको बन रहे हैं, फिनॉल 4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है, फिर आपका पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। उसके बाद फिर आपका ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन के बाद ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन करना है, पहला आपका नाइट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद आपका ब्रोमिनेशन। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल को ट्रीट करते हैं Br2 के साथ, Br2 और लेस मोलर यानी CH CL3 या CH2 लेंगे यहाँ, क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, हमें जब कुछ नहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिड की ELCN3 की प्रेजेंस में एक्टिव Br2 की प्रेजेंस में, बट यहाँ जैसे करें लेस मोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, वो क्या है आपका CHCl3 और CH2F का। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो एंड फिनॉल बनता है बेटा, ये आपका ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बना, ऑर्थो एंड पैरा। अगर हम ब्रोमीन बढ़ने के साथ ट्रीट करते हैं, अगर यहाँ पर ब्रोमीन बढ़ने के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपका ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है। सेपरेट करते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। तो मोर वोलेटाइल कौन है, लेस वोलेटाइल कौन है, स्टीम में मोर वोलेटाइल कौन होगा,
ये आपका मॉस वोलेटाइल है और आपका लेस वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी और इसमें होगी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। तो याद रखो कौन सी स्ट्रॉन्ग है, इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होगी, वीक होगी। तो जो वीक हाई बॉन्डिंग है इसमें है, ये बॉन्डिंग हाई है और जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी इसका लेस वॉलेटाइल। तो देखो स्टीम डिस्टिलेशन से एक लेस वॉलेटाइल ये बात है। तो सेपरेशन करने के बाद कभी कभी बीच में ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आ जाता है, उसके बाद फिर आपको याद रखनी है मलिका यहाँ बेहतर बोलते रिएक्शन कॉलब्रुक रिएक्शन आपकी क्या है, कॉलब्रुक रिएक्शन बोलते हैं मात्रा से अगर साफ किया है 1 बट छोड़ो, तो इसको इसके साथ ट्रीट करते हैं तो आपका बनता क्या है, कॉलब्रुक रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है ये आपको ये बोलनी पड़ेगी। रिएक्शन की प्रोडक्ट है केमिकली कॉलब्रुक रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। अगर सोडियम फिनॉक्साइड को पहले CO2 के साथ ट्रीट करा फिर कार्बोलिसिस एसिडिफिकेशन किया तो इस टाइप से आपको लेकिन ध्यान से किस टाइप से ये आपका फिनॉक्साइड आयन लिया आपने, फिनॉक्साइड आयन CO2 के साथ आपने ट्रीट किया है, यहाँ का पेयर यहाँ शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से डिस्टेंस 95 कर दिए, फिर नेगेटिव चार्ज और फिर यहाँ लिखा चलेगा तो ये आपका डबल बॉन्ड हो, ये आपका डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर आपको CO के साथ ये आपका तीन हो गया। अब इसको नोटिस करो इसको यहाँ पे 50 वहाँ होगी ये यहाँ यहाँ चलेगा या यहाँ पर वापस H प्लस आयन फ्री है, इधर वाले O के पास आ गया उधर वाले O के पास, मैंने इस वाले O के पास पहुंचाया देखिए तो नहीं को इस एरो को प्लस हो गया तो इसको से कहाँ पहुंचा देती हूँ क्योंकि ये मोर स्टेबल है, यानी मोर स्टेबल को पर किया तो O मेरे पास नेगेटिव है दोनों में से मैं यानी कि इसके पास भी पहुंचा सकता हूँ इसके पास भी पहुंचा सकता हूँ, मैंने किसके पास पहुंचाया ये मोर स्टेबल क्यों है, ये लेस स्टेबल क्यों है, जॉब इससे प्राइस ये इसकी प्राइस वही नेगेटिव चार्ज तो ठीक है इसमें देखिए आपका सैलिसिलिक एसिड बना है, क्लियर है बात, तो ये बात आपको याद रखनी होती है कि रिएक्शंस आप कैसे पढ़ रहे हैं, कॉल भी रिएक्शंस आप पढ़ कैसे नहीं हो। उसके बाद आपका नंबर आता है ये आई की बात की है कि नाइट्रेशन की पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन की
आजकल पिकनिक एसिड को कैसे बनाया लोगों को ये बात याद रखनी है। ये बात आप याद रखिए कि आजकल पिक्रिक एसिड को कैसे बनाया जा रहा है। रीमर लीमन रिएक्शंस। बोल बेटा क्या होंगे रीमर लीमन रिएक्शंस। आरटी रिएक्शंस है। अगर फिनॉल को ट्रीट करते हो, ये आपके पास फिनॉल है, फिनॉल को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म अपॉन NaOH और बाद में सब्स्टिट्यूशन करेंगे H+ आयन। अगर आप ट्रीट करते हैं CCl4 NaOH और यहाँ आपका H+ आयन, तो ये तो बनेगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। एक बार बनेगा अगर क्लोरोफॉर्म को लेंगे सैलिसाइल एल्डिहाइड। अगर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड और NaOH लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड और ये आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनेगा आपका। एक आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड है, एक आपका सैलिसिलिक एसिड है। रिएक्शंस कैसे होते हैं ध्यान से देखते हैं। ओ नेगेटिव है, क्लोरोफॉर्म से आपने मिला क्या PCl2 CCl2 और CCl2 में C के पास अपने दो इलेक्ट्रॉन रहते ही है। अपन नाइट्रोकार्बन कहाँ से बनी है पता है। जब आप क्लोरोफॉर्म को जब आप क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं OH- आयन के साथ, तो आपका PCl3- प्लस आपका H2O बनता है। जब CCl3- अलग से ये CCl3- आपका CCl2 प्लस Cl-, तो ऐसे मैंने बनाया है ट्राई क्लोरोकार्बन। इलेक्ट्रोफाइल है, आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को भी चार्ज ले रहे हैं हम। इस पेयर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ को शिफ्ट किया। ऐसा करने पर यहाँ से ऐसा, जब ऐसा करेंगे तो आपको पता चला है डबल बॉन्ड को, और यहाँ से H आपने ऐसे किया और ये आपका CCl2 नेगेटिव चार्ज यहाँ से पास हो गया। इसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ से यहाँ, ऐसा करने पर O आपका नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव और CH के साथ आपके क्या हो गए दो Cl। मैंने ऐसे करके किया है तो आपको H इसके पास चला गया, इसके पास चार्ज नेगेटिव आ गया था। नेगेटिव चार्ज आया तो आपने ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस किया, बट ये नहीं था तो इसको मैंने CH किया। ब्रैकेट में इसको ऐसे बंद किया, फिर आपने ट्रीट किया किसके साथ NaOH के साथ 2NaOH, और 2NaOH का मतलब एक OH यहाँ एक OH यहाँ, -2NaCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बनेंगे आपके प्रोटेक्शन O नेगेटिव CHOH। हर किसी बंदे को पता है क्या है, ये स्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बनना क्या होगा O आपका नेगेटिव, ये आपका CHO, लास्ट में आपने H+ आयंस को दिया और H+ आयंस या तो आपका बना से आया है सैलिसाइल एल्डिहाइड, जो ऊपर आपसे बताया है सैलिसाइल एल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शंस, रीमर टीमन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस याद रखनी है आपको। नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन के साथ नाइट्रेशन में जो बहुत पैरा नाइट्रोफिनॉल बने थे, इसको सेपरेट करने का वो तरीका याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना।
बोर्ड का है क्लास जैसा लुक आ रहा है ना। बोर्ड पे ही सही रहता है वैसे तो पढ़ से पता नहीं क्या कुछ का कुछ लाइन चलता है हाथ से लिखते हैं कुछ स्टॉप करके सही सही ऐसे पढ़ा जाता है इसलिए बोर्ड ही सही है। अगर मैं फिजूल को मनीषा याद रहेगा बेटा से फिजूल की ट्रीट कर रहा हूँ जिसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ पहले क्या बनेगा। फिनॉल को जिंक के साथ ट्रीट किया है तो जिंक का काम क्या है। जिंक का काम है ऑक्साइड को दे देना। जब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ट्रांजिशन तो बनेगी क्या आपकी बेंजीन। अगर मेरे पास यहाँ फिनॉल है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल ऑक्सीडेशन किसके द्वारा करते हैं ये बात याद रखनी है। ऑक्सीडेशन Na2 Cr2 अपॉन H2SO बनता क्या है। बनता है पैराबेंजो फिनॉन आपका बनता है। मलिका ये सारी बातें याद है जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ फटाफट सब कुछ याद आ रहा है पहले याद है तो ये सारी बातें आपको याद पड़ेगी फिर दिमाग तुमसे निकल जाते हैं तो यही रहता है। हाँ मैक्सिमम डेली पढ़ना 2 घंटे 2 घंटा डेली पढ़ना है। शीर्ष यहाँ तक करना बेटा फिनॉल क्लियर हो गया के बाद आपका पॉइंट है बेटा ईथर क्या उसके बाद नंबर आता है ईथर का। ईथर में जितना सा आपको याद रखना चाहिए आपके पास वाटर है वाटर के दोनों एरिया के मचाने आदमी गौरव माइनस के मैच करना प्लस वाटर डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड ईथर। आपके पास अल्कोहल है अल्कोहल का इंजन हटेगा और यहाँ पर आपका एल्काइल लगेगा कि ये भी आपका ईथर कहलाएगा। अगर ये दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल ईथर आपका। दोनों एल्काइल सेम है तो सिमेट्रिकल अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल। हाँ मैं तो बस ईथर लेती हूँ मैं तो बस थ्री कर दिया यहाँ पर आपका CH2 कर दिया लेफ्ट की लेफ्ट से तुलना करना लेफ्ट में यहाँ मिथाइल है यहाँ लेफ्ट में मिथाइल है यहाँ राइट में इथाइल है यहाँ राइट में प्रोपाइल है अलग अलग राइट साइड में इथाइल अलग है लेफ्ट साइड में इथाइल अलग है। क्या ये किसका मतलब यानी ये किसका मेटामर होगा ये भी लिखा है ये मैंने फर्स्ट लिखा ये सेकंड लिखा ये थर्ड लिखा मैंने कहा फर्स्ट एंड सेकंड मेटामर है क्या है ये आपका मेटामर से फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड भी आपका मेटामर है फर्स्ट एंड थर्ड भी आपके मेटामर्स है लेकिन सेकंड एंड थर्ड नॉट मेटामर ये मेटामर नहीं है बट क्यों नहीं इसमें लेफ्ट साइड में सीन एल्काइल ग्रुप है इसके लेफ्ट में तो मिथाइल है इसके लेफ्ट में मिथाइल है उसके राइट में इथाइल है इसके राइट में तो दोनों एल्काइल ग्रुप लेफ्ट में
किसी के साइन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मेटामर्स तब कहलाते हैं। और इसमें सुनिए मेटामर्स, चलो जैसे मैंने पूछा कि इसमें इथर जो है वो मेटामर्स शो करते हैं, बाइवेलेंट एटॉमिक द साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। बाइवेलेंट एटम आपका ये इसकी वैलेंसी 2 है। बाइवेलेंट एटम के आइटर साइड मतलब लेफ्ट साइड करें, साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में क्या करें डिफरेंट, राइट साइड क्या करें डिफरेंट। सेकंड एंड मेटामर तो नहीं थी, ये बात आपने समझो कि ठीक है सर, भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, बट यहाँ तो आपके डिफरेंट एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ तो इसमें नहीं है, यहाँ तो सेम हो गए, लेफ्ट में दोनों एल्काइल ग्रुप आपके मिथाइल मिथाइल आपके दोनों सेम हुए, तो ये आपकी मेटामर नहीं है। इथॉक्सी इथेन, हाँ इसका 1 2 3 टू मिथॉक्सी प्रोपेन, हाँ ये पूरा का पूरा एक माना जाएगा। ये आपने 1, ये 2, ये आपका 3, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन की हुई, और सेकंड कार्बन का मिथॉक्सी, तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की होगी ना, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये आपका इथॉक्सी इथेन, ये आपका मिथॉक्सी प्रोपेन 1 2 3, तो ये आपका मिथॉक्सी प्रोपेन, यानी वो स्मॉलर एल्काइल्स में अटैच लिखा ऑप्शन एटम की बात याद रखना इसमें भी है। तो ये तो आपका जनरल ईथर की बात हो। ईथर में आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर याद रखना है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर याद रखना है। तो प्रिपरेशन आपके 3 है, देखिए ध्यान से, अगर आपके पास CH3 CH2 H प्लस H4 CH2 CH3 आपका ये हुआ, और यहाँ पर H प्लस फाइन कंसंट्रेट H2SO4 एक 1 कॉपी एक साइड से आपने H लिया तो दूसरी साइड से OH लिया, तो यहाँ पर आपका बन तो गया CH3 CH2 और CH2 आपका CH3 प्लस रिएक्शंस कैसे होते हैं, फर्स्ट स्टेप की करता हूँ, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 OH है, ये आपका H प्लस आयन, यहाँ से आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 और H2 प्लस होगा, और H2 प्लस, यहाँ सेकंड स्टेप में देखिए आपका CH3 CH2 OH, पहला मॉल आपने फर्स्ट स्टेप में लिया, इथेनॉल का दूसरा मॉल आपने सेकंड स्टेप में, और प्रोटोनेटेड को याद रखें CH3 या आपका OH2 होगा, चार जरूरी है ये ऑब्जेक्ट है, मलिका में क्लियर को यहाँ पे समझ लो कहाँ से लीकेज चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर आ रहा देखिए, पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर आया है, आ गया ना, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या निकलेगा यहाँ पर भी क्लियर हो गया, तो इंटर कौन जाएगा बस, तो यहाँ CH3 CH2 O के पास कुछ है, H को निश्चित कर दिया है, और यहाँ क्लियर आ गया CH2 CH3 प्लस निकल गया, प्लस वाटर आपका रिमूव हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो आपका बना है प्रोटॉन जिसे कहते हैं प्लस, तो 12 प्लस 9 फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियर सपोर्ट है, इसको आपने क्या करना होगा वापस करना, जो वापस करेंगे तो आपको बनेगा क्या CH3 CH2 और देखिए आपको ऐसे बायोलॉजी हाइड्रेशन, तो एल्को हद के डिहाइड्रेशन पर ईथर बनता है, एल्को हद के डिहाइड्रेशन पर ईथर बनता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा विलियमसन सिंथेसिस बाय विलियमसन सिंथेसिस,
गौरव याद है सिंथेसिस से सिंथेसिस का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एनालाइज करते हैं तो रुपया यहाँ नेगेटिव चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। हाँ ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। इस नेगेटिव चार्ज का अटैक हम यहाँ करेंगे, जैसे ही यहाँ अटैक करेंगे तो आपका बनेगा और ये एक्स नेगेटिव, ये एन पॉजिटिव, यहाँ निकल गया आपका एन एक्स। रिएक्शंस क्या है, ये SN2 रिएक्शन। कैसे पता चला? क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कार्बन पर अटैक कर रहा है, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज प्रोटॉन पर अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ने अटैक किया, कार्बन ईथर बनाया। क्या बना है ये? ईथर। हमेशा याद रखना है, अगर आपके पास, देखिए ध्यान से मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, ये मैं CH3 दे रहा हूँ, ये CH3, ये CH, ये यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड O N है। ये मैंने कोई सा एल्कोक्साइड लिया, एल्कोहल का, और प्लस यहाँ पर मैं CH3 CH2 Cl भी ले सकता हूँ, या CH3 Cl भी ले सकता हूँ अभी। ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ तो ये पार्शियल आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये नेगेटिव इस कार्बन इस ये Cl माइनस N प्लस के साथ, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनी? CH3, CH के साथ CH3 O, और यहाँ पर आपका CH2 यानी कि CH2 जुड़ेगा, इन्वर्ट कर दिया तो CH2 CH3 प्लस आपका NaCl। नव्या ये भी रिएक्शन आपकी कौन सी है? SN2 रिएक्शन है ये की, कौन सी है? SN2। अब ध्यान से देखिए इधर, अगर ये आपका बल्कि बेस ले रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं? बल्कि बेस, ये CH3, ये CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसको मैं ऐसा करके लिख रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड H यहां करके लिख रहा हूं। ये नेगेटिव चार्ज, ये अपने आप में नेगेटिव चार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शंस में होता नहीं। रिएक्शंस तो SN2 का देखते तो SN2 के हिसाब से ये वाला यहाँ अटैक नहीं करेगा, यहाँ नहीं अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अटैक करेगा यहाँ, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो समझ लीजिए ये तो बेस हो गया। जब ये बेस हो गया तो रिएक्शन कैसे होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर आपका CH3, फिर तुरंत आपको याद रखना चाहिए सर, जब ये H प्लस O माइनस के पास जाएगा तो फिर शिफ्टिंग आपकी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होगी, तो CH3C के साथ आपका OH, ये आपका CH3, ये आपका CH3, और प्लस आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका NaCl। मलिका याद रखनी है बात, केवल और केवल, अगर मैं देख ध्यान से यहाँ, ये रिएक्शंस तो एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसी को ले रहा हूँ यहाँ पर CH3, C के साथ आपका CH3, ये आपका CH3, उनके साथ आपका नेगेटिव, उसका नेगेटिव एंगल पॉजिटिव प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गई, पार्शियल नेगेटिव। अगर यहाँ 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है, 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड के साथ 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, अगर 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है तो यहाँ केवल मिथाइल क्लोराइड होना चाहिए। मिथाइल क्लोराइड तो SN2 रिएक्शंस देगा, बाकी कोई भी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शंस नहीं देगा, ओनली मिथाइल क्लोराइड
with tertiary sodium hydroxide is SN2 reaction। SN2 होगी और भी आपका अब यही अटैक ऑब्जेक्ट आते अब स्टेट डिफरेंस यहाँ नहीं है, यहाँ स्टेट डिफरेंस था दोनों नहीं, इसमें नहीं। हाँ, तो इसका जो ये कार्बन है ये ज्यादा हिंड्रेड नहीं है, ये तो है हिंड्रेड से मतलब क्योंकि बल्कि है ये, और मोटा बेस है बल्कि बेस है, बल्कि बेस जब भी बल्कि हो जाएगा बल्कि हो जाएगा हिंड्रेस, बट यहाँ हिंड्रेस एक में है, जब ये यहाँ क्या था तो यहाँ हिंड्रेस नहीं है। तो मैंने क्या कहा, अगर अगर आपका बल्कि बेस है, बल्कि बेस के साथ केवल मिथाइल क्लोराइड ऐसे नहीं लिख सकते, बाकी कोई सा भी एल्काइल हैलाइड होगा इसके साथ तो रिएक्शन रिएक्शन होगी। और फिर ऐसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN1 reacts टर्सरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड की बात है, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, ये तो बेस है अपने आप का, किसकी बात है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये है SN1 रिएक्शन। तो यहाँ ये SN1 इसके रिस्पेक्ट में सोचना कि SN1 है SN2 है, इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, ठीक है ना। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां 20 अलग अलग हो सकते, लिखो नोट करके ऐसे लिखा करते, बात लिखने की तो होती है, जिसको कहते हैं वर्ड बनाना सीखना तो एक तरह से फीलिंग आ रही है इस क्लास में। सही तो वैसे बोर्ड का ही है, सही तरीका तो यही है। अगर 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड है, और यहाँ प्लस 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ आपका 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन आ, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री तो एलिमिनेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं आप। अगर यहाँ 2 डिग्री सोडियम है और यहाँ आपका यही है जो होगा, तो भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर यहाँ 3 डिग्री सोडियम एलिमिनेशन है तो भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपके पास यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री सोडियम साइन, सोडियम साइन है, और इधर आपका 1 डिग्री एल्कीन है तो एल्कीन है तो ऐसे रिएक्शन SN2 रिएक्शन। अगर यहाँ पर 3 डिग्री है, 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है, तो 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो केवल आपका मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, तो SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन। तो कुछ बातें ऐसे याद रखना पड़ेगा, ऐसे होगी रिएक्शन होगी, ये बात ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अगर आपके पास सोडियम सिनोक्साइड है
और BH3Cl के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ये आपका वो नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास अटैक करेगी, तो आपका तो एनिसोल ही बनेगा। क्या बनना है? एनिसोल। और प्लस आपका NaCl आपका निकल, NaCl आपका निकल। तो यानी आपके थ्री टाइप से ये एरोमेटिक ईथर है, इसे कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं? एनिसोल। तो तीन तरीके हैं, अल्कोहल से, हेलोएल्केन से, और फिर आपका सोडियम फिनिश है। तीन तरीके से आप नेक्स्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो रिएक्शन रिएक्शन तो लिखना है HI। HI के साथ इंपोर्टेंट है तो रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। HI के साथ रिएक्शन है सिंगल बॉन्ड HI, प्लस R, ये भी पता कर सकता है R सिंगल बॉन्ड प्लस HI, आपका बनेगा सिंगल बॉन्ड सब। फिर यहाँ से यहाँ क्लियर करेंगे। और ये आपका भाव प्रोटोनेटेड ईथर हो गया, प्रोटोनेटेड ईथर हुआ फर्स्ट स्टेप। फिर ये मैंने लिया हो जाएगा एक्सप्रेस में। सेकंड स्टेप फिर आपके फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप में तो मैंने ईथर के साथ एक्सप्रेस की रिएक्शन करी है। और सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ कि जो आपका प्रोटोन नेगेटिव बात नहीं है, ये प्लस ये यहाँ पर था कोई आपका एक्शन, क्योंकि माइनस माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यानी जब आप इलेक्ट्रॉन समझ आ गई होगी बात। फर्स्ट स्टेप एक्सप्लोरर रिएक्ट करेगा इक्वेशन, सेकंड स्टेप्स में रिएक्शन करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल आई माइनस। रिएक्शन क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आपको देखना है रिएक्शन कैसे आपके पास, अगर CH3 O CH2 CH3 ये रिएक्शन कर रहे हो आप HI के थ्रू, अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर दे ये वाला, क्योंकि लेफ्ट सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रेक करेंगे, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपका पॉजिटिव में क्योंकि ये आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, किसको किसके पास पहुंचना है आप राइट बस। सेंड टू रिएक्शन, बस पॉइंट ये रखना है, यानी लेस स्टेबल कार्बन आयन ये है। अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो फिर ध्यान से देखिए, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी इसको, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, तो मुझे ये बताओ कि एक केवल मार्टिनल का है और जो वरिष्ठ मुसलमान को फेवर करेगा,
जो लेस स्टेबल होगी वो SN2 को ट्रीट करने का, तो इसमें नाम क्या रखा है, SN2 रिएक्शंस रखा है। अब मैं बोलूंगा क्या करता हूँ उसके पास, यहाँ पे PH3 के साथ हम लोग stable carbon and SN1 reaction. Less stable carbon and favor the SN2 reactions. तो ये बहुत स्टेबल कार्बन है तो किसको फेवर भी SN1 रिएक्शन को, तो ये यहाँ पर हो गया कि SN1 रिएक्शन, तो SN1 भी को आप स्टूडेंट देख लीजिए, तो ये था कि कौन सा ये SN1 SN2 पे डिपेंड है, फॉर्म हो रहा है मुझे ठीक है। रिएक्शन सर्कल सेकंड वाला SN1 क्यों हुई आप सेकंड वाली रिएक्शन, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हिस्सा होगा तो वही इसका है। अगर सब के बाद ये कोई ईथर है, ये ईथर है आपके पास, इसकी HI के साथ रिएक्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो प्रोटॉन के साथ में, तो यहाँ से आपका ये यहाँ पर CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3, O आपका प्लस और ये H हो जाती है आपका CH3। अब क्या होता है कि जो आपका ये सेकेंड स्टेप्स में एक आपके पास CH3 ये हुआ, एक आपके पास CH3 ये हुआ, और यहाँ पर आप क्वांटिटी वैल्यू आपका यहाँ आपका एरो पर आप लिखते हैं I माइनस, अगर आप इधर से यहाँ करेंगे या इधर से यहाँ करेंगे, ये दोनों बात आपके सामने है, इधर से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से करोगे तो लेस स्टेबल कार्बन है, इधर से स्टेबल करो तो मोर स्टेबल कार्बन है, इंटरमीडिएट कार्बन है, तो मोस्ट स्टेबल जो होगा किसको फेवर करेगा, SN1। तो इस रिएक्शंस में अगर ग्रुप के साथ ब्रांचिंग एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली SN1 रिएक्शंस होंगी। अगर ब्रांच आ जाती है एल्काइल ग्रुप, ब्रांच नहीं आती, लीनियर रहता है, तो ऐसे ही अगर आपके पास इस रिएक्शंस को कोई के पास ईथर है, इसमें HI के साथ हीट करना है, तो इसमें ना इस ब्रांचिंग है ना ब्रांचिंग इसमें है, HI के साथ ट्रीट करना है, तो आप क्या कहोगे SN2H, ब्रांच अगर हुई SN2, अगर कहीं एल्काइल ग्रुप इधर वाले में कहीं ब्रांच है, इधर वाले में ब्रांचिंग अगर आ जाते हैं तो SN1, और SN1 का मतलब है कि क्योंकि SN1 रिएक्शंस का कार्बन मोर स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बन फेवर्स ऑफ SN1 रिएक्शन, अब मोर स्टेबल कार्बन आप इधर से तो ये बॉन्ड आप इधर वाला लगाएंगे लिखेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये बात आपकी समझ में आ गई। यानी ईथर की रिएक्शंस HI के साथ, ईथर की रिएक्शंस HI के साथ जब आप करते हो तो आपको पता चल गया कि ठीक है सर SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, थोड़ा वो बात आपको याद होगी कब SN1 होगी कब SN2, इतना सा किस कंडीशन में SN1 होगी, किस कंडीशन में आपकी SN2, ये आपको याद। उसके बाद ईथर का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्साइड बनता है,
एनीसोल। और जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है नीचे से कैसे लिया उसमें नहीं, नाइट्रेशन कर दोगे तो ऐसे ही कर देंगे। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फिर आप एल्काइलेशन, याद रखते हैं तीन आपको क्या कॉन्सेप्ट आप किए थे। नाइट्रेशन में क्या लिया दिया, तो यहाँ पर ये और पॉइंट करें और को पहले तो एक्शन थी और नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। हेलोजिनेशन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हमारा, तो OCH3 या प्लस आपका OCH3, ये भी आपका किया। इसके बाद यहाँ पर OH3, ठीक है। तो यहाँ पर एनिसोल है, सारे इसके प्रॉपर्टीज लगा, मलिका ने बात की प्रॉपर्टीज लेकर चलता है। एल्कोहल, एथर, फिनॉल टारगेट बना रहे हैं कि आज एल्कोहल इधर फिनॉल करना सारा क्लियर कर दिया और इसकी प्रॉब्लम